तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक नंदा है। मैं आईआईटी खड़गपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ और मैं भुवनेश्वर उड़ीसा में रहता हूँ। आज मैं मॉक टेस्ट 31 करने वाला हूँ और जिसका फिजिक्स पार्ट आज अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स पार्ट चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन 31। तो इसमें दिया है एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी हाफ mv स्क्वायर बॉम्बार्ड ऑन अ heavy nuclear target of charge Ze. The distance of closest approach for the alpha nucleus will be proportional to। तो क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए हम ऐसा देख सकते हैं, पहले ये इंफिनिटी पे था, फिर पास आया डिस्टेंस डी को। तो इसमें सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। पहले हाफ mv पर हमारा काइनेटिक एनर्जी था इसके पास, और फिर पोटेंशियल एनर्जी बन गया। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हमारा के Q1 Q2। तो इसका न्यूक्लियस का चार्ज है Ze और अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 4e। Q1 Q2 हो गया बाय आर। आर यहाँ पे डिस्टेंस डी, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे काइनेटिक एनर्जी से। तो इससे हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा जो है हमारा डी। तो ये प्रोपोर्शनल निकालना है हमें जेड और बी के टर्म में। तो प्रोपोर्शनल ही निकालना है, तो जेड और वी के टर्म्स में। तो जेड से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बाय वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जेड बाय वी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 32। So consider the spectral line resulting in transition n equal to 2 to n equal to 1 the atoms and ions given below. The shortest wavelength is produced by। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। तो अगर हम देखेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो हम ये जानते हैं कि वेवलेंथ लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ई, जहाँ पे ई है एनर्जी, और एनर्जी is proportional to Z by n स्क्वायर। तो यहाँ पे n तो सेम रहेगा, सिर्फ हमारा Z जो है एटॉमिक नंबर वो चेंज करेगा। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n, तो कांस्टेंट है, इसको हटा सकते हैं। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय Z। तो लैम्डा हमें शॉर्टेस्ट चाहिए, तो Z हमें सबसे बड़ा चाहिए होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है लिथियम का, WINS लिथियम का। तो ये वो हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इफ एलिमेंट with principal quantum number n is greater than 4 were not allowed in nature, then the total possible number of elements would be। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर को ही देख के हम काउंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही देखना है कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पॉसिबल होगा उतना हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है, n l m m और 3। तो 3 2 हो सकते हैं, और n का 1 2 3 4 4 पॉसिबल है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। और l हमारा वैरी करता है 0 से, तो ये 0 रहेगा। इसमें 0 और 1 पॉसिबल है, इसमें 0 1 2, और ये 0 1 2 3। और m पॉसिबल है एक के लिए हमारा, इसमें
एक ही पॉसिबल है जो कि जिसका वैल्यू है 0, इसमें -1, 0, 1, और इसमें वैसे -2 से 2, और इसमें -3 से 3। तो हम देखेंगे अगर टोटल अगर काउंट करना है तो फर्स्ट के लिए होगा 2 एलिमेंट, सेकंड के लिए हमारा होगा 8 एलिमेंट, थर्ड के लिए होगा हमारा 8n² 18 एलिमेंट, और फोर्थ के लिए होगा हमारा 32 एलिमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर जितना हो सकता है। तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे, ये 10 यहाँ पे ऐड करने से 40 20, ये हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 16 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल है, तो उतना एलिमेंट हमारा पॉसिबल रहेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। कंसिडर टू प्रोजेक्टाइल मोशंस ऑन टू डिफरेंट planets. On Earth, a projectile is fired with velocity 9 meters per second square and at an angle theta with the horizontal. On another planet, a projectile is fired with velocity 6 meters per second square and with the same angle. It is found that the trajectories followed by both projectiles are identical. Then find the acceleration due to gravity on another planet using meter per second. ओके, तो इसमें बोला है हमको कि ट्रैजेक्टरी सेम है, तो इसके लिए इसका हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे चेंज होगा कि वो इसके साथ कंपेयर करोगे तो उसका ट्रैजेक्टरी सेम रहेगा। तो हमें यहाँ पे ट्रैजेक्टरी इक्वेशन लिख के देखना है कि कैसा हो सकता है। तो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन लिखने के लिए ये हमारा, अगर मोशन का पाथ हम देखेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट से लॉन्च हुआ, यहाँ से वेलोसिटी v, ये थीटा, तो इस तरफ हमारा v cos थीटा, ऊपर हमारा v sin थीटा। अगर नीचे हमारा एक्सेलरेशन है g, तो हम यहाँ से निकालने के लिए y इक्वल टू u, तो ये है हमारा, इसमें हम ये इक्वेशन लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे u है v साइन थीटा टी माइनस, क्योंकि g अपोजिट डायरेक्शन में है तो हाफ v टी स्क्वायर, और फिर x हो जाएगा हमारा v cos थीटा टी, इतना ही, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ नहीं है। तो यहाँ से t को कैंसिल करने से हमारा ट्रैजेक्टरी इक्वेशन आ जाएगा, जो कि हो जाएगा y इक्वल टू t tan थीटा माइनस हाफ v x स्क्वायर बाय v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर सेम होना है तो हमारा g बाय वी स्क्वायर दोनों का सेम होना पड़ेगा, ये हमें पता चल जाए, क्योंकि और सब तो सेम हो जाएगा, थीटा सेम है और y और x को सेम बोला गया है कि ट्रेजेक्टरी सेम है। तो अगर हम हमारा इन दोनों का सेम होना है तो हमारा g बाय वी स्क्वायर इक्वल टू जी डैश बाय वी डैश स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, इससे हमें अपना वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा 10 है और वेलोसिटी है 9, 9 स्क्वायर 81 इक्वल टू
जो हमारा जी का वैल्यू उस प्लेनेट का है जी डैश बाय यहाँ पे वेलोसिटी है 6, तो 6 स्क्वायर 36। तो जी डैश हमारा हो जाएगा 36/81 × 10। तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 440/9, ये हो जाएगा हमारा जी का वैल्यू। और 40/9 को अगर हम लिखेंगे डेसिमल में तो वो हो जाएगा 4.444। तो 4.44 ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पे दिया है इफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज गिवन बाय v इक्वल टू जी एम आर का फंक्शन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी माइनस 3c/3b। तो इसमें हम दो चीज कर सकते हैं। पहला हम ये कर सकते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस लगाएंगे, जी का जी को एक्सपेंड कर देंगे एम और टी के टर्म्स में, वैसे एम और आर को भी एक्सपेंड कर देंगे। तो इसके बाद हम ए बी और सी का वैल्यू निकाल देंगे। और या फिर और एक काम हम कर सकते हैं, जी का वैल्यू अगर हमें पहले से पता है, अगर एग्जैक्ट भी नहीं पता है तो हमें ये पता रह सकता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ये पूछ रहा है। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि हम खुद ही यहाँ का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को छोड़ के और सब दिमाग से लिख सकते हैं। जैसे हमें पता है अगर कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम वैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। दोनों काम से जो भी कर सकते हैं, दोनों सेम रहेगा। हम्म तो अगर हम इसको पहले मेथड से करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो ज्यादा टाइम लगेगा इसको एक्सपेंड करके लिखना वैसे। लेकिन अगर हम दूसरे मेथड से करते हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। √ऑफ जी एम बाय आर इससे प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा हाफ, बी हो जाएगा हाफ, और आर हो जाएगा, आर मतलब सी 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 हो जाएगा -हाफ। तो इसको यूज करके हम ये कैलकुलेट करेंगे तो 2a प्लस बी माइनस 3c/3b। तो 2a प्लस बी हाफ, 1 प्लस हाफ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3/2 बाय 3/2। तो ये आंसर यहाँ से आएगा 2। तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन 36 पे। So the radii of two planets are respectively R1 and R2, and their densities are respectively ρ1 and ρ2. The ratio of acceleration due to gravity at the surface. तो acceleration due to gravity हमें यहाँ पे बोला है उसका रेशियो निकालने को, तो हम g को लिख सकते हैं डायरेक्टली जी एम बाय आर स्क्वायर। इसके प्रोपोर्शनल होता है, वैसे भी लिख सकते हैं या और भी और ऐसे ही रहने देता है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें निकालना है रो मतलब डेंसिटी, और
रेडियस के टर्म्स में। तो मास को इसको हम निकाल देते हैं, ये कांस्टेंट है तो हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ही चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये हो गया। तो मास बाय रेडियस क्यूब इंटू रेडियस, मतलब जी इज प्रोपोर्शनल टू रो आर। तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो हम देख सकते हैं G1:G2 हो जाएगा R1 रो 1 = R2 रो 2। ये ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। तो यहाँ पे दिया है सैंपल ऑफ 2 kg ऑफ monoatomic helium gas assumed ideal is taken through process ABC. Another sample of 2 kg of the same gas is taken through process ABC. Given the molecular mass of helium equal to 4 AMU, find the temperature of helium in the state B. तो हमें यहाँ पे निकालना है B में इसका टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर निकालने के लिए हम ये यूज करेंगे, PV = NRT। तो यहाँ पे हमें प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, हाँ दिया है, टेम्परेचर चाहिए हमें। तो नंबर ऑफ मोल्स है हमारा, वो निकालने से हमें मिल जाएगा। 2 kg का हमारा मास था बाय 4 AM का ये है। तो ये 2 kg को अगर हमें चाहिए तो ये हो जाएगा ये, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, ये गलती मत करना कभी भी। तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। तो इससे हम अगर डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 500 मोल। तो 500 मोल का ये है। और यहाँ पे अब प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और आर पता है, तो हम हम अब टी निकाल सकते हैं। टी हो जाएगा हमारा PV/NR। तो PV/NR ये निकालने के लिए हमें मिलेगा, पी है स्टेट डी के लिए निकालना है, तो यहाँ पे 5 इंटू 10⁴ इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे दिया है 20 मीटर क्यूब बाय 500 इंटू आर। आर है 25 इंटू 3, ऊपर आ जाएगा 3। तो इसको अगर देखें ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल करने से ये 2 हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो सकता है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 आएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 4 इंटू 2 80, 80 इंटू 3 240। तो 240 केल्विन हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका टेम्परेचर है 240 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को। तो यहाँ पे दिया है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन फिगर। डेंसिटी ऑफ गैस एट पॉइंट ए इज रो नॉट, डेंसिटी एट पॉइंट बी होती। तो ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। तो हम इसमें आइडियल गैस इक्वेशन पहले लगाते हैं, क्योंकि आइडियल गैस दिया है हमें, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगेगा। तो इसमें हम को डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए, तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं। गिवन मास बाय मोलर मास हो जाएगा N।
गिवन मास बाय वी हो जाएगा हमारा डेंसिटी रो बाय कैपिटल एम, जो है मोलर मास, आर टी। तो रो वर्सेस टेम्परेचर, यहाँ पे डेंसिटी हमें चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे डेंसिटी, तो डेंसिटी हमारा वैरी करेगा ई बाय सी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा डेंसिटी। तो रो 1 बाय रो 2 इक्वल टू P1 हो गया हमारा P0 बाय P0, और दूसरा में हो जाएगा CP0 बाय 2P0। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3। तो हमारा हमें रो 2 चाहिए। तो रो 2 हो जाएगा 3/2 टाइम्स रो 1। रो 1 यहाँ पे रो 0 है, तो 3/2 रो 0 हो जाएगा हमारा आंसर। तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 को, so a piston can freely move inside a horizontal cylinder closed at both ends. Initially, the piston separates the inner space of the cylinder into two parts, two equal parts, each of volume V0। तो यहाँ पे हमें सिलेंडर एक दिया है, जिसको एक पिस्टन में टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, V0 V0। In which ideal gas is contained under the same pressure P0 and at the same temperature T। मान लेते हैं ये दिया नहीं है। What work has to be performed in order to increase isothermally the volume of one part two times compared to that of the other part by slowly moving the piston। तो यहाँ पे अगर हमको देखना है, तो एक पार्ट का वॉल्यूम को दूसरे पार्ट के दुगना करना है। मतलब फाइनल वॉल्यूम अगर हम देखेंगे, और यहाँ पे प्रेशर भी अलग हो जाएगा P1 P2। तो ये हमें पता नहीं है। वॉल्यूम अगर देखेंगे तो फाइनल होगा, ये V होगा तो ये 2V होगा। टोटल 3V इक्वल टू 2V0। तो V इक्वल टू 2/3V0। तो ये हो जाएगा 2/3V0, और ये हो जाएगा 4/3V0। फाइनल वॉल्यूम दोनों पार्ट का। और टेम्परेचर आइसोथर्मली हमारा चल रहा है। तो अगर वैसे देखेंगे तो हमें वर्क डन करना है ऐसा। तो मान लेते हैं एक टाइम पे हमारा वॉल्यूम को यूज करने के लिए हम कर सकते हैं। हम्म तो मान लेते हैं इसका डिस्प्ले से अगर हमें देखना है यहाँ से, तो हम एक टाइम पे मान लेते हैं जब पूरा काम खत्म नहीं हुआ है तब, और इसका डिस्प्लेसमेंट है x। तो इनिशियल के हिसाब से हमारा P0 V0 को इक्वल रहना है P1 V0 प्लस AX।
ये कर सकते हैं, या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पी हमारा टेम्परेचर सेम रहेगा, वो वैरी नहीं करेगा। और हम्म में अगर वेरिएट लाना है तो हमारा वर्क डन वर्क डन है हमारा प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे प्रेशर अगर पी है, इस टाइम पे हमारा एक्सटर्नल प्रेशर हम अगर देखेंगे तो इसको पहले निकाल लेते हैं। हाँ, वही ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पी नॉट बी नॉट इक्वल टू ये कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें से अगर हम आगे जाएंगे निकालने के लिए, P1 को हमें निकालना है और ये ऐसा है। तो P1 इक्वल टू पी नॉट वी नॉट बाय वी नॉट प्लस ए एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा P1। तो प्रेशर हो जाएगा हमारा P नॉट बाय वी नॉट प्लस ए एक्स। ये हो गया। और dV हो जाएगा हमारा A इंटू डी एक्स। तो x हमारा 0 से स्टार्ट होगा और एंड होगा हमारा 4/3 वी नॉट तक जाना है ना। तो हमारा 4/3 वी नॉट इक्वल टू वी नॉट प्लस ए एक्स। ये x फाइनल के लिए है। तो ये माइनस करने से ये हो जाएगा 4/3 कट के 1/3, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा x हो जाएगा वी नॉट बाई सी ए फाइनल। ये फाइनल वैल्यू है, वी नॉट बाई सी ए तक जाएगा। तो यहाँ से हम अगर करेंगे इसका इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा वी नॉट ए एल एन बाई ए। तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, एल एन एल एन बी नॉट प्लस ए एक्स। हाँ, तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट बाई थ्री ए। तो वी नॉट बाई थ्री ए अगर होगा तो ये वी नॉट बाई थ्री, फोर फोर वी नॉट बाई थ्री बाई वी नॉट। तो 4/3 हो जाएगा ये अंदर का। तो ये सिर्फ एक तरफ का है। अब दूसरा तरफ का भी हमें निकालना है, क्योंकि ये पी नॉट सिर्फ एक साइड का है। हम इसका एक्सपांशन का लिखिए, अब इसका कॉन्ट्रैक्शन का भी लिखना है। तो वो हो जाएगा हमारा, नहीं ये 4/3 नहीं होगा, ये 3/4 होगा। ये गलत लिखा था। हाँ,
अब ठीक है, तो दूसरा पार्ट में भी हमारा सेम आएगा, P0 V0। और यहाँ जैसे हम जीरो से V0/3 था, यहाँ पे -V0/3A होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3/2, ln 3/2। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो P0 V0 कॉमन बन जाएगा, P0 V0। और ये ln को सिंगल लेके इन दोनों का अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/8। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 पे, when 1 gram of water changes from liquid to vapor phase at constant pressure of 1 atmosphere, the volume increase from 1 cc to 1671 cc. The work done in calorie in phase of change of phase is। तो यहाँ पे हमारा दिया है वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू हमारा यहाँ पे होगा तो वर्क डन होता है हमारा प्रेशर इंटू dV। तो कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे दिया है, इसलिए ये इक्वेशन लग रहा है। तो प्रेशर है हमारा 1.01 इंटू 10⁵ इंटू dV। dV हो जाएगा हमारा 1671 -1, तो ये हो जाएगा हमारा को माइनस करेंगे 1670। तो 1670 को अगर तो ये हो जाएगा हमारा 1670 cc हमारे डेल्टा वी। और cc होता है हमारा 1 ml के बराबर। SI यूनिट में 1000 डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। तो यहाँ से 0 कैंसिल, और यहाँ से ये हो जाएगा 3। तो ये बन के आएगा, ये आएगा हमारे जूल्स में, ये कैलोरी में वर्क पूछा है। तो जूल्स में अगर हम देखेंगे तो सीसी सेंटीमीटर क्यूब होता है, डिवाइड बाय 1000 नहीं, डिवाइड बाय 1000 स्क्वायर होगा। और एक 1000 भी डिवाइड होगा, तो यहाँ से ये भी टोटली कैंसिल हो जाएगा। अब ठीक है, तो ये होगा हमारा 167 इंटू ये हो जाएगा 168.167। तो इन कैलोरी इसमें डिवाइड होगा 4.12, तो ये लगभग आएगा 40 के बराबर। तो 40 हो जाएगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 41 यहाँ पे पूछा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज डिराइव फ्रॉम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डिराइव हुआ है। इसमें इसलिए हम हीट को और वर्क को इक्वल करते हैं हीट एक्सचेंज और इससे। तो वो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डिराइव हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। A lead bullet flying with velocity 100 meter per second pierces a board, after which its velocity becomes 60 meter per second. If 40% of energy lost to increase the temperature of bullet, specific capacity of lead। अच्छा, तो हमें यहाँ पे डेल्टा के निकालना है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो इक्वल टू होगा हमारा मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर नहीं,
चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हमें निकालना है, तो हमको ये यूज करना है, तो हाफ एन वी स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, ये हो गया हमारा डेल्टा के इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से एम हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ ये मिला हमें, हमें डेल्टा टी यहाँ से मिल जाएगा जो है 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, ये होगा हमारा 100 प्लस 60, 100 - 60, तो 160 इंटू 40, तो ये होगा 166400 बाय 2 इंटू एस, एस है 125, तो ये आएगा हमारा, डिवाइड करोगे तो ये आएगा 25.6 के। तो हमारा के या डेल्टा टी में टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, इसलिए इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 25.6 हमारा आंसर। आगे चलते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे बोला है 40% ऑफ एनर्जी लॉस, तो ये गलत आंसर था। तो एनर्जी लॉस का 40% हमें ये देखना है। 40% हम अगर निकालेंगे इसका, तो ये 40/100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 4/10 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 0.4, 25.6 इंटू 0.4, ये हो जाएगा हमारा 10.24। तो ये होगा हमारा एनर्जी लॉस 10.24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ पे बोला है a straight wire of length L is bent into a semicircle. It is moved in a uniform magnetic field with speed v and with diameter perpendicular to the field. The induced EMF between the ends is, अच्छा, तो यहाँ पे हमें ऐसा दिया है और हम जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन जिसका लेंथ L होगा उसका होगा BLV, इंड्यूस ईएमएफ। यहाँ पे अगर बेंच की है तो हमें सिर्फ इसका ये पोर्शन चाहिए जो हमारा कंपोनेंट इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, क्योंकि कर्व्ड पोर्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट मतलब यहाँ पे डायमीटर, डायमीटर का लेंथ हो जाएगा हमारा एल, तो यहाँ पे टोटल लेंथ है एल, डायमीटर का लेंथ होगा बाय पाई, तो ये हो जाएगा हमारा डायमीटर का लेंथ। तो ये हो जाएगा हमारा सेमी सर्कल के लिए R/D/2, तो डायमीटर हो जाएगा 2L/पाई। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 2BPL/पाई। आगे चलते हैं। A copper rod of mass m slides under gravity on two smooth parallel rails, distance set apart at angle theta to the horizontal. At the bottom, the rails are joined by a resistance R. ओके, तो यहाँ पे हमारा हम देख सकते हैं इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा जिसमें जिसके लिए यहाँ से करंट फ्लो होगा। उस करंट के लिए यहाँ से हमारा एल मतलब एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि होगा हमारा ILB के बराबर। तो वो हो जाएगा हमारा फोर्स जो कि बैलेंस कर रहा है हमारा mg के साथ, हमारा जो कंपोनेंट आएगा mg का,
तो उससे बैलेंस कर रहा है, तो हमें वो निकालना है। तो ईएमएफ पहले निकाल लेते हैं। ईएमएफ हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे वेलोसिटी बी, वी वेलोसिटी डायरेक्शन, और ये हो गया पी, तो ईएमएफ हो जाएगा बी एल वी। तो ये होगा, तो यहाँ पे बी का कंपोनेंट लगेगा जो कि परपेंडिकुलर होना है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा ईएमएफ। तो क्वेश्चन 44 है। तो ईएमएफ हो गया ये, तो हमारा करंट होगा ईएमएफ बाय आर। तो करंट हो गया, तो फोर्स होगा आई एल डी। बी जो कि परपेंडिकुलर है लेंथ का, तो लेंथ के परपेंडिकुलर मतलब यहाँ भी कॉस थीटा लगेगा। और ये इक्वल होगा हमारा वेट के कंपोनेंट के अलोंग। तो वेट का कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। तो तो अगर हम अच्छे से करेंगे तो इसका मतलब होगा एम जी साइन थीटा इक्वल टू एल बी कॉस थीटा इंटू आई। आई है ई बाय आर, बाय आर। ई हो जाएगा हमारा बी, वी की टर्मिनल एल कॉस थीटा, बी एल वी टर्मिनल कॉस थीटा स्क्वायर। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमें पूछा है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बोला है देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रे। अच्छा, तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ ये साइन थीटा होगा। तो ये साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा एम जी आर बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। The circuit shown in the figure consists of two resistors R1 and R2 connected to two ideal voltmeters V1 and V2. Assume a voltmeter reads delta V equal to B minus C, okay, between its terminals. Time varying magnetic field B is equal to B not T, where B is positive constant, exists in circular region of radius A, and it is directed into plane of the figure. Okay. The reading of the voltmeter V naught is तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, तो इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो उसके हिसाब से हमें आंसर यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो हमारा रेडियस उसका है ए, तो हम्म
रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V2। अच्छा, तो ये ईएमएफ को जनरेट होगा अगर यहाँ पे इस लूप में, तो इसके हिसाब से यहाँ से करंट जाएगा। ओके, तो ये मिल गया। तो यहाँ से हमारा ये नीचे की तरफ है, मतलब हमारा ईएमएफ जाएगा ऐसा। तो ये नेगेटिव आएगा, बाकी हमने वो सोच के निकाल दिया। तो ये आएगा पाई रेडियस स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी टी का डेरिवेटिव जो है बी नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा ईएमएफ जो जनरेट होगा। और ये V2 पे देखना है, तो R2 ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो ये R2 के हिसाब से R2 बाय R1 प्लस ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव साइन लगेगा, तो यहाँ से आंसर है ये बी ऑप्शन। तो आगे चलते हैं अब 46 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कंसिस्ट ऑफ टू आइडियल बार मैग्नेट प्लेस्ड one over the other such that they are mutually perpendicular and bisect each other. The time period of the combination in a magnetic field is 4 seconds. If one of the magnets is removed, then the time period of another one in the same field will be ओके। तो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन को अगर निकालना है, तो हमारा ये इक्वेशन हमें याद रखना है, आई बाय एम। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एम है मैग्नेटिक डायपोल। तो इसके हिसाब से हम टाइम पीरियड निकालेंगे। पहले है 4 सेकेंड, और फिर हमारा निकालना है, तो पहला अगर 4 है तो दूसरा को हम T2 ले लेते हैं। तो पहले हमारा आई था, मान लो आई सी था, आई बाय एल। तो इसमें दूसरे वाले का आई हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि एक निकाल दिया तो हाफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, और एम हो जाएगा हमारा एम बाय टू, क्योंकि ये ऐसा था एम और ये ऐसा था एम। तो इन दोनों को मिला के ये हो जाएगा एम नॉट। ये एम नॉट है, तो एम नॉट इक्वल टू एम बाय रूट टू। तो एम बाय रूट टू। तो ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। आई कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, टू बाय रूट टू, रूट टू टू द पावर हाफ, तो टू टू द पावर 1/4 ये हो जाएगा हमारा। तो T2 मतलब सेकेंड टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 4/2 हाफ 1/4। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो रूट टू था 1.414। इसका अगर रूट देंगे तो 141, 141, 12, 1.2 के आसपास। तो 4 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.36। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 47 को। तो यहाँ पे a coil with of wire with end turns has a radius of 0.22 meter and 3
0.5 ampere current flowing clockwise in the coil as shown। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो a long straight wire carrying a current 54 ampere and flowing towards left is located 0.05 meter from the edge of the coil such that the net magnetic field at the center of the coil is 0। ओके, तो हमारा कॉइल के वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, और हमारा लॉन्ग स्ट्रेट वायर अगर करंट फ्लो कर रहा है लेफ्ट की तरफ और इसको पॉजिटिव होना है, मतलब ये नीचे की तरफ होगा ऐसा, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये हो जाएगा। तो ऐसा हमारा करंट ऑफ वायर कर रहा है, तो इसके लिए हमारा दोनों का मिला के सेंटर में 0 है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ओके, अब तो निकाल सकते हैं। तो हमारा इसके वजह से सेंटर में होगा μ0I/2R। μ0NI/2R ये इक्वल होगा हमारा अगर इसको इक्वल करना है, तो ये हो जाएगा हमारा μ0I/2 डिस्टेंस डी, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस डी। आई डैश होगा, ये सेम ही है, μ0 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एन हमारा दिया है कैपिटल एन, और आई है, इसमें करंट है 3.5 एम्पेयर बाय आर, रेडियस है 0.22 इक्वल टू आई। आई है इसका 54 बाय पाई डी, तो पाई है और डी है ये एज से 0.05, तो ये हो जाएगा, तो इससे ऐड करने से 0.27 ये हो जाएगा। तो पाई को हम 22/7 भी लिख सकते हैं, वो करते हैं। तो n इक्वल टू हो जाएगा, ये अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 200 बाय पाई, पाई है 22 इंटू 7 इंटू 0. ये कट जाएगा, 2 होगा, और 0 मल्टीप्लाई करके ये दोनों कट जाएगा, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। तो 4 है हमारा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। Deflection magnetometer is placed with its arm along east-west direction, and a bar magnet is placed along the arm of the magnetometer. Due to the magnet, the deflection observed is theta, and period of oscillation of the needle in the magnetic
temperature is T, when the magnet is removed, the period of oscillation is T naught, the relation between T and T naught. Okay. तो पहले मान लेते हैं ये निडल का हमारा निडल भी, क्योंकि मैग्नेट ही होता है जो कि ऑसिलेट करता है, उसका हम मान लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट m है। तो बार मैग्नेट की वजह से इसमें एक चेंज आया, थीटा का चेंज हो गया। तो वो होगा क्योंकि हमारा मैग्नेट m में था, और बार मैग्नेट की वजह से थीटा, मतलब m के हिसाब से देखेंगे। इस सेक्शन में arm along east-west direction, अच्छा, and the bar magnet is placed along the arm of the magnetometer. बार मैग्नेट की ऐसा ही रखा गया। तो इसमें हम देखेंगे, ये अगर टोटल m अगर हो गया था, उसके बाद ऐसे करते हैं, लेट्स से इनिशियल स्मॉल m था और बाद में कैपिटल m हो गया, तो ये हमारा ऐसा है। तो कंपोनेंट हमारा इस तरफ का m रहेगा और फिर ये हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये p इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ 1/m। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो T इनिशियल था हमारा टी नॉट, और इनिशियल m कैपिटल M था, फिर हमारा स्मॉल m हो गया। तो ये हो जाएगा कैपिटल M का cos थीटा इक्वल टू स्मॉल m। तो टी नॉट बाय ये स्मॉल m के लिए है, और टी नॉट है हमारा कैपिटल M के लिए 1/कैपिटल M। तो इसमें रिलेशन निकालेंगे तो ये टी स्क्वायर बाय टी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 1/m। तो ये हो जाएगा कैपिटल M बाय m cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, m cos थीटा। तो टी नॉट स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इक्वल टू टी नॉट स्क्वायर बाय cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आगे चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 49। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्पेस V XYZ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनटू का वोल्टेज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डेल V बाय डेल x, ये हो गया x कॉम्पोनेंट, माइनस डेल V बाय डेल y, ये हो गया y कॉम्पोनेंट, माइनस डेल V बाय डेल z। यहाँ पे डेल है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो वो करने के बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा -2x i कैप -2y j कैप -2z k कैप। तो
102 में होगा -2 0 -4। तो ये हो जाएगा। तो इसमें मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2² प्लस 0² प्लस 4²। तो 4² 16 प्लस √20। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा √20 √20 √16 और √25 के बीच में। ये लगभग होगा 4.5 के बराबर, 4.48 होगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50। A hollow charged metal sphere has radius r. It's the potential difference between its surface and a point at a distance v(r) from the center is v. Then the electric field intensity at the distance v(r) from the center is okay. So hollow charged metal sphere, okay. तो इसका पोटेंशियल होगा हमारा Q/r। तो -KQ/r होगा रेडियस r पे, और KQ/3r होगा हमारा 3r सेंटर से, और ये डिफरेंस है v। तो ये हो गया हमारा v, माइनस करने से आ गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो वो हो जाएगा KQ/9r²। तो KQ को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये है जो कि हो जाएगा हमारा KQ को रिप्लेस करेंगे तो वो होगा 3Vr/2 × 9r²। तो यहाँ से r और 3 कट जाएगा, ये 3r हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा V/6r। ये हो गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। An electric field E equal to 10xi क्या exists in space where x is measured in meter. Consider the potential at 10 meter, 20 meter to be zero. The potential at origin is, so 10xi cap। तो इस डायरेक्शन में 10x है पोटेंशियल, और हम जा रहे हैं 10 मीटर इस तरफ। और ये फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे हाइट कितना है, क्योंकि वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो जीरो में क्या है वो हमें पूछा है। हम्म तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में निकालना है। तो वो निकालने के लिए E.ds
का इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां से निकल जाएगा। तो ई डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x dx का इंटीग्रेशन, जो कि होगा माइनस सामने था जो कि हमने कैंसिल पहले से कर दिया, तो ये होगा 0 से 10 x² बाई 2, तो x² होगा 100/2 50, तो ये होगा 500 वोल्ट का हमारा आंसर। 52 नंबर चलते हैं। A stone tied to a string of length L is built in the vertical circle with the other end. It's a string at the center. At an instant of the time, the stone is at the lowest position and has speed u. The magnitude of change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal is okay. तो ये हो गया हमारा पहले u था, फिर हमारा ऐसा हो गया, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी मान लेते हैं v हो गया। तो इसमें हमारा जितना भी काइनेटिक एनर्जी खत्म हुआ है वो गया है हमारे पोटेंशियल एनर्जी बनाने। तो वैसे निकाल सकते हैं। लेंथ एल दिया है एम जी एल प्लस हाफ एम जी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। तो एम कैंसिल कर दिए और यहाँ पे हमारा आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl का रूट। ये हो गया हमारा वेलोसिटी जो कि फाइनल है, और हमें निकालना है चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, तो हमारा मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि डायरेक्शन भी वेलोसिटी के लिए मैटर करता है, तो स्पीड ये नहीं, तो हमारा मैग्नीट्यूड होगा माइनस यू आई कैप। मैग्नीट्यूड में पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं, प्लस वी जे कैप। मैग्नीट्यूड होगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट। तो ये हो जाएगा 2u² माइनस 2gl का रूट। तो ये तीनों में तो लग नहीं रहा कुछ। तो ये होगा शायद, मान के चलते हैं। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 10 kg is shown in the figure. The net work done on the particle in the first 2 seconds of the motion is। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और वर्क डन पूछा है। वर्क डन है एफ डॉट डी एस। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हमें निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे होगा वेलोसिटी का, अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो ये होगा -5c प्लस 50, v इक्वल टू इतना होगा। तो a हो गया हमारा dv/dt -5। तो f हमारा कांस्टेंट निकल के आ गया। -50 नेगेटिव में है मतलब। ओके। तो ये हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात आई।
तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फर्स्ट 2 सेकेंड्स ऑफ द मोशन, तो 0 से 2 ds बाय dt, हम dt इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -5 सी। तो वैसे कांस्टेंट मोशन है तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं s इक्वल टू यू पी प्लस हाफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसलिए, तो s इक्वल टू यू इनिशियल है 50 इंटू 2 सेकेंड ऑफ मोशन माइनस हाफ 5 सी स्क्वायर 4 कट गया 2, ये हो गया 100 माइनस 10 90, 90 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो 90 इंटू फोर्स करेंगे तो 9545000 माइनस, ये हो गया आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो a particle of mass m moves along the quarter section of the circular path. Its center is at origin. The radius of the circular path is a. A force yi cap minus xj cap acts on the particle. Calculate work done by the. Okay, तो A से हमें जाना है B तक, फोर्स एक्ट कर रहा है ऊपर इस तरफ। ओके, तो x इक्वल टू 0 होगा, y यहाँ पे जब होगा तो x तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये ऑपोजिट में जा जाके जाएगा, तो ये वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा और ये हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वर्क होगा। तो यहाँ पे हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फोर्स है वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, तो फोर्स हो जाएगा हमारा ए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो जाएगा हमारा ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है, तो ये ए हो गया, माइनस ए हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है पाई ए बाय 4 2, तो माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 2, ये हो गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 55, Young's double slit experiment using monochromatic light wavelength lambda. The intensity of light at point m units and the path difference at the on the screen is lambda. The intensity of light at the point when the path difference is lambda by 3 is nm units. The value of lambda is the Young's double slit experiment है। लैम्डा है हमारा वेवलेंथ, तो एक वेवलेंथ का अगर डिफरेंस आएगा तो हमें इसमें ये याद रखना, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। तो थीटा हमारा एक राउंड हो गया वेवलेंथ का पूरा, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई होगा यहाँ पे, तो 2 पाई अगर हम लगाएंगे तो आई नॉट ही रहेगा, और लैम्डा बाय 3 अगर हो गया तो 2 पाई बाय 3 हो गया, कॉस स्क्वायर 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 है हमारा, पाई बाय 3 है 60, 60 120 कॉस 120। ओके, तो यहाँ पे
cos 120 पूछ रहा है, जो है हाफ माइनस हाफ होगा, स्क्वायर होगा 1/4। तो n हो जाएगा हमारा 1/4। तो ये हो गया 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। Electromagnetic waves of wavelength lambda equal to 500 nm are incident on YDSE experiment. Both slits are of width D equal to 3 millimeter, capital D equal to 2 meter. Intensity at the central maxima is 1 watt per meter. What is the intensity at a point 1 millimeter above the maxima of order 1? ओके। तो 1 मिलीमीटर ऊपर जाना है हमें। तो y/d इक्वल टू थीटा साइन थीटा, जो कि हो जाएगा हमारा tan थीटा क्या बराबर साइन थीटा, वो हो गया हमारा लैम्डा बाय डी। ये हो जाएगा हम्म तो ये है, तो n हमें निकालना है। तो n हो जाएगा हमारा y, y है 1 मिलीमीटर 10⁻³ डी, स्मॉल डी है 3 10⁻³ बाय लैम्डा, लैम्डा 500 mm, 500 into 10⁻⁹ into d 2 मीटर। तो ये हो गया 10⁻⁶ नीचे, जो कि कैंसिल हो जाएगा इससे, n इक्वल टू 3 हो गया। तो मतलब ऊपर भी हमारा मैक्सिमा है, तो अगर मैक्सिमा है तो हमारा इंटेंसिटी सेम ही रहेगा। हर मैक्सिमा का इंटेंसिटी सेम रहता है। तो इसका सेंट्रल मैक्सिमा का अगर 1 वाट पर है, तो इसका भी 1 वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। आगे चलते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन अ लिक्विड। The tenth bright string in case of a liquid lies where fifth bright string lies in vacuum. The refractive index of the liquid approximately is। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, डायरेक्टली हम देख सकते हैं। ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि हमारा लैम्डा में डिफरेंस आएगा, तो इसमें जो हमारा फेज चेंज आएगा वो अलग होगा। तो इसमें 10th ब्राइट स्ट्रिंग है और वैक्यूम में 6th ब्राइट स्ट्रिंग है। तो 6th ब्राइट स्ट्रिंग के लिए y 6 लैम्डा d/d इक्वल टू 10 टाइम्स तो इसको अगर देखोगे 10/ρ का। तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया म्यू, इसको म्यू लिख देते हैं। तो म्यू है 10/6, जो कि आएगा हमारा 5/3।
1.67। ये हो गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं। टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed A and B. A third charge Q3 placed at point C is tracked along the arc to D. The change in the potential energy of the system is okay. तो ए के साथ हमारा पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह सेम रह रहा है, इसलिए इसमें ये डिपेंड नहीं करेगा। बी के साथ पोटेंशियल एनर्जी देखना है, तो इनिशियल बी के साथ था जो ई क्यू थ्री इनिशियल था हमारा -k³ तो Q2 Q3/R। आर हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, तो 1 इनिशियल। फाइनल हो गया हमारा -k/Q2 Q3 डिस्टेंस हो गया हमारा 80 - 60 20 0.2। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा 0.2 हो गया 5, 5 - 1 4, 4 टाइम्स Q2 Q3/4πε0। तो ये हो जाएगा हमारा 4 आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। A non-conducting ring of a radius 0.5 meter carries total charge 1.11 into 10⁻⁻10 coulombs distributed non-uniformly, producing an electric field everywhere in space. What is the value of line integral infinity to 0 and equal to 0 being the center in the ring? Okay, तो ये है तो यहाँ पे चार्ज इतना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नॉन यूनिफॉर्मली कॉलेज करें। जो भी होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, नॉन यूनिफॉर्मली हुआ है यहाँ पे। तो हमें 0 इक्वल टू इंफिनिटी से 0 देखना है। तो इसके लिए हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चार्ज जितना दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ऑन इट्स circumference producing electric field, the value of the line integral L equal to infinity से L equal to 0 into E। ओके, तो 0 से इंफिनिटी तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखता है। तो यहाँ पे मान लो प्लस 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 है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा जो कि इस तरह
अगर हम इस लाइन को परपेंडिकुलर मानते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्मली हो या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हमारा लाइन इंटीग्रल में सिर्फ वही कंपोनेंट चाहिए होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउ होगा, तो तब फर्क नहीं पड़ता कि वो अलाउ होगा कि नहीं। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस इसका, और डिस्टेंस हो गया हमारा आर स्क्वायर। तो आर मतलब डी आर हो जाएगा यहाँ पे, एल अगर डिस्टेंस है एल ही लिख लेते हैं, तो एल हो गया। और इसका इंटीग्रेशन इंफिनिटी से जीरो, के क्यू बाय में, और कुछ लगाना पड़ेगा। तो टोटल इंटीग्रेशन अगर देखेंगे तो वो तो जीरो होगा। तो इसमें अगर सेंटर ऑफ ओरिजिन तक जा रहा है तो ये हम्म तो ये भी जीरो ही होगा। हम्म क्योंकि यहाँ पे जब भी सेंटर से जाएगा हम देख सकते हैं इधर इस तरफ लग रहा है जबकि इधर इस तरफ लग रहा है। सबका कंपोनेंट जैसे इधर यहाँ पे लग रहा है, इधर इस तरफ लगेगा, जो कि अलग कंपोनेंट देगा, कैंसिल कर देगा। यहाँ पे सेम जहाँ भी कंपोनेंट है वो एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट कंसिडर करेंगे जो कि इसके अलॉन्ग होगा डीएल से। तो इसलिए सब कैंसिल होने से यहाँ पे जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। Three identical large metal plates of area A are at distance 2D and D from A. So metal plate A is uncharged, metal plate B and C have charge plus Q and minus Q. Metal plates A and C are connected by a switch K through a wire. Heat produced after closing the switch K is okay. तो इसमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ कितना एनर्जी लॉस हुआ है वही देखना है। तो पहले सिर्फ ए बी और सी, इसको ऐसे करते हैं आसान होगा। तो बी और सी, तो पहले सिर्फ ये कैपेसिटर के अंदर ही था, इसको कैपेसिटर की तरह देख सकते हैं। सी जो कि बी और सी वही कैपेसिटर हमारे पास था, इसमें चार्ज था क्यू। तो कैपेसिटर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो ये हो गया कैपेसिटेंस। तो हमारा बी सी वाला कैपेसिटर है इतना, और ए बी वाला कैपेसिटेंस होगा, ये बी सी वाला है, ए बी वाला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय टू डी। तो इसको ऐसे देख सकते हैं सेकेंड केस में। और दोनों का वोल्टेज यहाँ पे सेम होना है। तो इस तरफ है क्यू, तरफ का माइनस क्यू। तो पहला इनिशियली होगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय टू सी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी हो जाएगा हमारा इनिशियल, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। हाँ, ऐसा ले लेते हैं। तो जब ये होगा तो दोनों में हमारा फिर वोल्टेज सेम हो रहेगा। वोल्टेज है क्यू इक्वल टू सी वी। तो क्यू बाय सी वी, क्यू बाय सी हमारा कांस्टेंट है। तो फाइनल यहाँ पे अरेंजमेंट जब होगा चार्ज का, तो क्यू बाय सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो
Q1 by C1 इक्वल टू Q2 by C2। तो अगर C1 इक्वल टू 2C2 तो 2Q टोटल 2Q 2/3Q इस तरफ रहेगा और Q/3 यहाँ पे रहेगा। ये हो जाएगा हमारा अरेंजमेंट चार्ज का। तो यहाँ पे निकालने के लिए Q² 9 इंटू यहाँ पे C, अगर ये इसको कंसिडर किया कि ये C/2 होगा तो ये C/2 प्लस दोनों कैपेसिटर का एनर्जी जोड़ना है तो ये 4Q² 9C। तो टोटल हो जाएगा ये 6। तो 6 हो जाएगा 2Q²/3C। डिफरेंस यहाँ पे होगा हीट प्रोड्यूस होगा इनिशियल माइनस फाइनल से जितना लॉस आया है वो देखने से हमारा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल करने से ये हो जाएगा 4/6, ये 3/6, Q²/6 6C। तो C हो गया ε0A/D। तो यहाँ से देखेंगे तो Q²D/6 ε0A। तो P हो गया हमारा 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद केमिस्ट्री हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो थैंक यू।